दोस्तों आज इस क्लास के माध्यम से मैं सारा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट होगी। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स मैराथन क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाए थे, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं सर मुझे फ्री में मैराथन क्लास में ज्वाइन करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे साथ मैराथन क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए सर एक एक क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे और वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट होगी। देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। पहला जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, और हाँ वीडियो को बिना स्किप किए देखें, यकीन मानिए मेरे दोस्तों आपके खोपड़ी में मैं सीधा घुसाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्वेश्चन है सर, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? भारत जब हमारा आजाद हुआ था 1947 में, इसके बाद मेरे दोस्तों हमारा संविधान का निर्माण होते हैं और लागू भी होता है हमारा 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय संविधान की कोई ना कोई क्वालिटी होगा, कोई ना कोई विशेषता होगी, यस या नो? तो उसी विशेषता के बारे में, उसी क्वालिटी के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जो हम सभी मिलकर सुंदर तरीके से बात करेंगे। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आपको बताना है कि भारत का संविधान लिखित एवं विशाल संविधान है। भारत का संविधान मेरे दोस्तों पूरी तरह से क्या है, लिखित संविधान है और पूरी तरह से मेरे दोस्तों बहुत बड़ा संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान पूछा जाएगा तो भारत का संविधान आएंगे। तो लिखना है कि भारत का संविधान विश्व के अधिकतर संविधान की तरह एक लिखित संविधान है। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा ही आपको एग्जाम में लिखना है, ना कि आपको जो दिख रहा है वैसा ध्यान देना है। भारत का संविधान विश्व के अधिकतर देशों की तरह एक लिखित संविधान है। यह दुनिया भर में सबसे विशाल संविधान है। भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े संविधान में से एक संविधान है। 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया। हमारे संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होती है। संविधान में 22 भाग में विभाजित किया गया। अनुच्छेद 395 और अनुसूची मेरे दोस्तों याद रखिएगा, टोटल अनुसूची हमारा 12 अनुसूची थी। आज मेरे भाई अनुसूची कितना हो चुकी है? 12। पहला अनुसूची कितना था? पहले अनुसूची थे सर 8, अब हो गया हमारा 12। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा सर अनुच्छेद कितना है तो 395 प्लस वर्तमान समय में भाग पूछा जाएगा तो बताएंगे सर 25, और वर्तमान समय में अगर आपसे पूछा जाएगा अनुसूची की संख्या तो 12 बताना है। आपको ऐसा लिखना है मेरे भाई कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होती है। संविधान, भारतीय संविधान 22 भाग 395 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूची में विभाजित किए गए थे, इसलिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान में से एक संविधान है। आइए सर अब बात करते हैं सर संप्रभुता। अब आते हैं सर पॉइंट नंबर 2 पे कि सर संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना। भारतीय संविधान ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य घोषित किया है। इसका अर्थ होता है कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ये जो पूरा सेंटेंस आप लोग देख पा रहे हैं, इसका अर्थ होती है भारत पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है। भारत अब किसी भी देश का गुलाम नहीं है। आगे कहता है मेरे भाई कि और किसी अन्य सत्ता के अधीन नहीं है। मतलब वही कि दुनिया में और कोई भी देशों का हमारा देश भारत गुलाम नहीं है। भारत पूरी तरह से एक स्वतंत्र देश बन चुकी है, जिसके कारण भारत का संविधान भी लागू हो चुका है। आगे भारत का लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है और भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत क्या है मेरे भाई? तो आपको बताना होगा कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में किसी भी धर्म को महत्व नहीं दिया गया है। जो भी व्यक्ति जो भी धर्म को चाहे वह बदल सकते हैं। जो भी व्यक्ति जो भी धर्म को ग्रहण करके मेरे दोस्तों उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। यह हमारे संविधान की सबसे खूबसूरती बात है जो हमें लगता है भाई। ये था सर पॉइंट नंबर 2। तीसरा पॉइंट मानते सर जनता का अपना संविधान। भारत का संविधान क्या है मेरे भाई? जनता का अपना संविधान। जनता जिनको चाहेंगे उनकी चुनाव करेंगे। जनता अगर चाहेंगे कि मोदी सरकार को हटाया जाए तो मोदी सरकार हट जाएंगे, उसकी जगह पे दूसरा प्रधानमंत्री आ जाएंगे। इसलिए भारत का संविधान क्या है? जनता का संविधान है। भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह जनता का अपना संविधान है और इसे जनता ने स्वयं अपनी इच्छा से अपने ऊपर लागू किया है। और मेरे भाई जो हमारा संविधान है यह पूरी तरह से जनता का संविधान है और जनता ने ही इसे स्वयं पर लागू किए हैं। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। अब आते हैं सर संविधान का सर्वोच्चता। भारत का संविधान सर्वोच्चता क्या है? तो बताएंगे सर भारतीय संविधान देश सर्वोच्च कानून है। भारत का संविधान जो है मेरे दोस्तों, भारतीय संविधान देश सर्वोच्च कानून में से कानून है। कोई कानून या आदेश इसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। अब कितना भी बड़ा आने अंबानी, कितने भी छोटे अब गरीब व्यक्ति हो जाइए, कानून के नजर में सारा व्यक्ति क्या है? बराबर है। यह भारतीय संविधान की भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया सबसे खूबसूरत बात है कि भारतीय संविधान में, भारत में कानून के नजर में सारे व्यक्ति क्या है? आपस में बराबर है।
कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, कानून के नजर में अमीर गरीब उच्च नीच अपर कास्ट लोअर कास्ट सब कुछ क्या है, बराबर है। इसलिए भारत का संविधान क्या है, सबसे सर्वोच्चता है। आज से धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। भारत के संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, हमारा धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का कोई अपना एक धर्म नहीं है। जो मन चाहे सो धर्म को आप अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी आप खुलेआम कर सकते हैं। इसमें किसी से भी किसी भी तरह के आदेश लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और राज्य की दृष्टि में सभी धर्मों समान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, राज्य की दृष्टि से सभी धर्म क्या बराबर बराबर है और सभी धर्म क्या है, समान है। नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। नागरिकों को क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म में है वो अपने हिंदू धर्म को त्याग करके मुस्लिम धर्म को अपना करके उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर हमारा संविधान की क्या क्या विशेषता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आगे, थोड़ा सा भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना भाई, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अभी आप लोग यहाँ पे देख पाए वैसा ही क्वेश्चन आएगी D2 आपके पेपर के अकॉर्डिंग, तो डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना भाई। अब आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं सर। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा फिर से कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन क्या है मेरे भाई। नगर नियोजन के बारे में आइए बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन क्या है मेरे भाई। सबसे पहले आपको बताना है सड़क, याद नहीं रखना है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, माइंड में फिट करने की गारंटी ये पागल इंसान लेता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सड़क पक्की ईंटों से बना है। हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क है वो पूरी तरह से क्या है मेरे भाई, पक्की ईंटों से बना होता है। जैसे हमारा घर पक्की ईंटों से बना है, इसी तरह से हमारे जो हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क थी वो पूरी तरह से पक्की ईंटों का बना था। सड़क के दोनों किनारे चबूतर बने होते थे। ये हमारा सड़क है मेरे भाई, और सड़क के किनारे दोनों और क्या बने होते थे, चबूतर बने होते थे। क्या होते थे, चबूतर बने हुए थे, जिस पर बैठकर लोग अपना आराम क्या करते थे। अब गांव देहात में देखेंगे एक चटाल होता है मेरे भाई, गांव के अंतिम पोजीशन पे, जहां पे गर्मी के दिन में लोग खटिया बिछाकर सोते हैं। मेरा गांव पे है इसलिए मुझे पता है, अगर आपके गांव में भी है तो कमेंट कीजिएगा। तो मेरे दोस्तों एक खटिया बिछा करके वो क्या करते हैं, आराम क्या करते थे, कहां पे, हड़प्पा सभ्यता के किनारे, जो हमारे सड़क के किनारे जो चबूतर बनाए जाते थे उस चबूतर पर बैठकर व्यक्ति आराम क्या करते थे। आगे कहता है मेरे भाई, सड़क के दोनों ओर नाला बना हुआ था। अब जो हमारा सड़क है इसके दोनों ओर, यहाँ पे दोनों ओर पूरी तरह से क्या बना हुआ था मेरे दोस्तों, नाला बना हुआ था। सड़क के दोनों किनारे क्या बना हुआ था, नाला बना हुआ था। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और हमारा जो सड़क थी ना इस तरह से मेरे दोस्तों क्या थी, समकोण पर काटती थी। बड़े सड़क से कई छोटे छोटे सड़कों का निर्माण किया गया था, और हमारा बड़ा बड़ा सड़क से, बड़े बड़े सड़क से कई छोटे छोटे सड़क का निर्माण हुए थे, जहां पर गांव तक भी सड़क का निर्माण किया गया था। आपको कितना सुंदर तरीके से बताया सर। पहला कि सड़क क्या है भाई, सबसे पहले लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के सड़क पूरी तरह से पक्की ईंटों से बना है। इसके बाद क्या लिखना है, हड़प्पा सभ्यता के सड़क के दोनों किनारे चबूतर बने हुए हैं, चबूतर के ऊपर आदमी बैठकर आराम क्या करते थे। सड़क के दोनों किनारे, सड़क के दोनों किनारे नली बना होता था, जिसमें घर के सारे गंदी पानी उस नली से होकर बाहर निकल जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बस इतना लिखना है मेरे दोस्तों, कितना सुंदर तरीके से मैंने बताया। अब आते सर पॉइंट 2, नाला। हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का सबसे प्रमुख कारण वहां का नाला था। नाला का मतलब जिसे हम लोग इंग्लिश में ड्रेन कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहा कि वहां के जो नाला थी ना मेरे भाई, वो घर होती थी, वो घर के बाहर एक नाला होती थी, जिसमें घर के सारे बाथरूम का पानी, टॉयलेट का पानी सारा कहाँ चले जाते थे, सड़क के किनारे जो ड्रेन होती थी उस ड्रेन में बह करके सीधे वो बाहर निकल जाते थे। वही कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का सबसे प्रमुख कारण नाला था। सड़क के दोनों किनारे नाले बने हुए थे। अभी मैंने जस्ट बताया कि सड़क के दोनों किनारे क्या बना हुआ था सर, नाला बना हुआ था, जिसके कारण शहर का पानी नाले के द्वारा बाहर निकाल जाता था, और जिसके कारण सड़क का पानी पूरी तरह से क्या हो जाती थी, बाहर निकल जाते थे। वहां के नाले देखकर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता के अगर हड़प्पा सभ्यता के अगर ड्रेन को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से क्या है मेरा भाई, एक नगरीय सभ्यता है। अब बात करते हैं सर भवन।
हड़प्पा सभ्यता का भवन पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था। अब जो हड़प्पा सभ्यता का जो घर है, माना कि ये पूरे बहुत पुरानी सभ्यता है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पुरानी सभ्यता होने के बाद भी हमारा हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से क्या थे, पक्की ईंटों से अपने लोग अपने घर को बनाया करते थे। वहाँ की भवन बहुत ही सुंदर थी। आज जैसे हमारा बिल्डिंग होती है ना मेरे भाई, इससे भी कई ज्यादा सुंदर थी हमारा कौन, हड़प्पा सभ्यता का भवन, और आकर्षक था। इस प्रकार वहां के भवन को देखकर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, और इस प्रकार हम लोग देखकर कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, पूरी तरह से एक नगरीय सभ्यता है। इसी तरह से स्नानागार, हम सभी को पता है मेरे दोस्तों कि स्नानागार कहाँ पे स्थित है, मोहनजोदाड़ो में। कहाँ पे है, मोहनजोदाड़ो में हमारा क्या है, स्नानागार है। मोहनजोदाड़ो से एक स्नानागार मिला है, मोहनजोदाड़ो से एक स्नानागार मिला है जो बहुत बड़ा है। मोहनजोदाड़ो से एक स्नानागार मिला है जो बहुत ही बड़ा है। इस स्नानागार में एक साथ कई आदमी स्नान कर सकते हैं, और इस स्नानागार में, मोहनजोदाड़ो में जो स्नानागार है, इस स्नानागार में एक साथ कई ज्यादा व्यक्ति मेरे दोस्तों एक साथ में हमारा वहां पे स्नान कर सकते थे। यह स्नानागार पक्की ईंटों से बनाया हुआ था। और अगर मैं बात करूं जो हमारा मोहनजोदाड़ो का जो स्नानागार है, ये बिल्कुल पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, और उत्तर से दक्षिण की तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, और जो भी गंदगी पानी होते थे वो एक ड्रेन के माध्यम से पूरी तरह से बाहर निकल जाते थे। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन होने का प्रमुख कारण यहाँ का स्नानागार है। ठीक है, इसी तरह से अन्नागार, हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का प्रमुख कारण वहाँ का अन्नागार था। अन्नागार जहाँ पे लोग क्या करते थे, खेती करने के बाद अपने धान को, गेहूं को, चावल को एक जगह इकट्ठा करके रखते थे, उसे हम लोग अन्नागार कहते हैं। हड़प्पा के कई नगर से अन्ना नगर मिला है, इससे वहाँ के लोग अनाज रखते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नगर होने का प्रमुख कारण वहाँ का अन्नागार था। चलिए सर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से सारे क्वेश्चनों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आता है सर, हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण है। अब आखिर हमारा हड़प्पा सभ्यता, हम सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से पतन हो गई है, तो क्यों पतन हो गया, इसके क्या कारण है, सुनिए मेरे भाई, बाद में इसका आंसर देखेंगे, पहले देहाती लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के कई कारण हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि कहा, देखो हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आए, जिसके कारण सारे लोगों के घर को और सारे पशु जीव जंतु को बहा कर मेरे दोस्तों लेकर चले गए, जहां पे जिसकी सारे लोगों की मृत्यु हो गई। फिर एक और इतिहासकार आते हैं, कहते नहीं भाई आप गलत बता रहे, हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ नहीं बल्कि भूकंप आए, और हड़प्पा सभ्यता में भूकंप आने के कारण इसमें सारे लोग धंसकर नीचे जमीन के अंदर दब गए और सारे लोगों की मृत्यु हो गई। फिर एक इतिहासकार आते हैं, नहीं पागल है दोनों, अब दोनों क्या है, पागल है, साइड हो जाइए। ना हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया, ना हड़प्पा सभ्यता में हमारा भूकंप आई, बल्कि हड़प्पा सभ्यता में विदेशी आक्रमण हुआ। हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ, विदेशी आक्रमण हुआ, जिससे दिन प्रतिदिन लोगों ने आकर हड़प्पा सभ्यता में आक्रमण करने लगे, और इतना मारपीट हुआ, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के सभी लोगों को मारकर फेंक दिए। फिर एक और इतिहासकार आते हैं, बोले तीनों पागल है आप लोग, यहाँ पे ना तो बाढ़ आया है, ना भूकंप आई है, और ना ही विदेशी आक्रमण आया है, बल्कि यहाँ पे हुआ है क्या, एक महामारी आया है। हड़प्पा सभ्यता में एक बहुत बड़ी महामारी आया है, और इस महामारी के कारण लोगों में इतनी बीमारी पैदा हो गई कि सारे लोग मृत्यु का घाट देखना पड़ा, सारे लोग मृत्यु का घाट उतर गए। इतने खतरनाक बीमारी आया था कोरोना वायरस की तरफ कि पूरे लोग मेरे दोस्तों क्या हो गए, मर चुके हैं। फिर मेरे भाई इस तरह से बहुत सारे इतिहासकार आए, अलग अलग प्रमाण देते हैं, लेकिन आज तक ये अनुमान नहीं लगाया गया, आज तक कोई ये ज्ञात नहीं कर सके कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुई है। आइए सर बात करते हैं अब आपके पॉइंट टू पॉइंट में, लिखिएगा शानदार तरीके से। बाढ़, कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ आने के कारण हुआ है। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आई, ठीक है, बाढ़ आने से हमारा हड़प्पा सभ्यता पतन का कारण बने। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया, अब कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या आया है, बाढ़ आया है, और सभी लोग डूबकर मर गए। हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया है, जिसके कारण सभी लोग क्या किए, डूबकर मर गए। इस सभ्यता का विनाश हो गया और सब लोग बाढ़ में डूब गए, जिस कारण से हड़प्पा सभ्यता का पूरी तरह से विनाश हो गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के प्रमुख कारण बाढ़ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख कारण क्या है, बाढ़ है। दूसरा पॉइंट में आते हैं सर, महामारी।
कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता पतन का महामारी का कारण है। कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि अगर हमारा हड़प्पा सभ्यता का पतन हुई है तो ये एक महामारी आई थी जिसके कारण सभी लोग बीमारी के कारण तड़प तड़प कर मर गए थे भाई। ठीक है, बीमारी होने के कारण वहां के सभी लोग मर गए और इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण महामारी है। उम्मीद करो ना भाई कि सारी चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। भूस्खलन जिसे हम लोग बोलते हैं भूकंप, कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूकंप और भूस्खलन के कारण हुआ है। कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि देखो हड़प्पा सभ्यता में भूकंप आए जिस कारण से सारे लोग के घर द्वार जीव जंतु सभी जमीन के अंदर में धंस गए, जिस कारण से हमारा हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। फिर मेरे भाई एक इतिहासकार और आते हैं और कहते हैं नहीं भाई यहाँ पे विदेशी आक्रमण हुआ है। क्या हुआ है? यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुई है। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के कारण हुआ है। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो हुई है वो विदेशी आक्रमण हुआ है। विदेशी आक्रमण बार बार होने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया है और विदेशी आक्रमण बार बार होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पूरी तरह से पतन हो गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण है। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोगों को शानदार तरीके से हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितना क्वेश्चन मैंने बताया सारा क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सर हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक आर्थिक धार्मिक जीवन के बारे में, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगा ही छपेगा भाई। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक धार्मिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में विवेचना करना है। इतना सुंदर तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इस जमाने में तो क्या अगले जमाने तक भी आप लोग नहीं भूल पाओगे। सबसे पहले लिखना है मेरे दोस्तों सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन बहुत ही उत्तम था। हड़प्पा सभ्यता के जो सामाजिक जीवन है वो पूरी तरह से क्या है मेरे भाई, बहुत ही उत्तम है। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन क्या है मेरे भाई, पूरी तरह से उत्तम है। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर करते थे। यहाँ के लोग जो है आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। जैसे आज हम लोग एक दूसरे को मारने के लिए हमेशा मेरे दोस्तों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमेशा लगे रहते थे ना, इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में एक दूसरे को विकास करने के लिए हमेशा एक कदम आगे रहते थे। कहते थे अरे छोटू तू करो, मैं तेरे पीछे में हूँ। लेकिन आज कहते हैं कि छोटू तू आगे बढ़ेगा तेरे पेड़ काटूंगा, है ना भाई। आज हमारे समाज है तो वही कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो सामाजिक व्यवस्था थी वो बहुत ही उत्तम था। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे यहाँ पे वो क्या करते थे मेरे दोस्तों, मिलजुल कर रहा करते थे। यहाँ घर में लोग ताला नहीं लगाते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग होते थे ना, घर से अगर बाजार जाते थे या घर से बाहर कहीं चले जाते थे तो वो लोग कभी भी अपने घर में ताला नहीं लगाते थे। यहाँ के कुछ नगर लोथल कालीबंगा में घर के दरवाजा पीछे की ओर खुलते थे। हम लोग घर बनाते तो घर का दरवाजा कहाँ खोलते भाई, आगे की ओर। लेकिन हमारा कालीबंगा आप चले जाएंगे लोथल, कुछ ऐसे नगर थे जहाँ पे घर के दरवाजा जो थे वो पूरी तरह से पीछे खुला जाता था। यहाँ का समाज नगर जैसा था। अब हमारा यहाँ का जो समाज था हड़प्पा सभ्यता का वो पूरी तरह से नगर जैसा था। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, और इस प्रकार पूरी तरह से स्पष्ट हो जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। अब आते हैं धार्मिक जीवन। अब किसके बारे में बात करते हैं, धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम था। हड़प्पा सभ्यता में जैसे सामाजिक जीवन बहुत ही उत्तम थी, इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन भी बहुत ही उत्तम था। यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा क्या करते थे। अब जो हमारा हड़प्पा सभ्यता के जो लोग रहते थे ये अपने समय मेरे दोस्तों प्रकृति की पूजा क्या करते थे। कोई पेड़ को पूजा करते थे तो कोई पत्थरों को करते थे तो कोई मूर्ति की पूजा क्या करते थे। ठीक है, यहाँ से एक भी मूर्ति नहीं मिली है। अब मेरे दोस्तों सबसे पहली बात तो यह जान लीजिए हड़प्पा सभ्यता से एक भी मूर्ति नहीं मिली है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ के लोग शिव भगवान की पूजा क्या करते थे। अब कुछ इतिहासकार आए और उनका कहना है कि देखिए हड़प्पा सभ्यता में माना की मूर्ति नहीं है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के सभी लोग जो है वो शिव की पूजा क्या करते थे। यहाँ लोग स्त्री की बहुत सम्मान करते थे। हाँ भाई, हमारे स्त्री जो थे मेरे भाई बिल्कुल मेरे दोस्तों घर से जो बाहर निकलते थे ना, बिना परमिशन से भी घर से बाहर निकल जाते थे। इतनी स्वतंत्रता थी उस जमाने में हमारी स्त्रियां की, लेकिन मेरे दोस्तों कोई भी व्यक्ति उस पर छेड़खानी नहीं करते थे। यहाँ के लोग स्त्रियों को काफ़ी ज़्यादा सम्मान के साथ देखते थे।
आज हम लोग क्या देखते हैं भाई, पता है ना, 6 महीना के बच्चे के साथ रेप हो गया भाई, अफसोस है महाराष्ट्र में। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था, और इस प्रकार पूरी तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा रहा। अब आते हैं सर आर्थिक जीवन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती क्या करते थे। अब बात करते हैं सर हमारा किसके बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में। तो देखिए मेरे भाई, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है खेती क्या करते थे, क्या करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती क्या करते थे, यह लोग व्यवसाय भी करते थे। लोग यहाँ पे खेती के साथ साथ मेरे दोस्तों ये लोग क्या करते थे, व्यवसाय भी करते थे, यानी बिजनेस भी क्या करते थे। हड़प्पा सभ्यता से कई बंदरगाह मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता से कई बंदरगाह मिले, जैसे लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया। बंदरगाह किसे कहते हैं, जहाँ पे वाटर शिप एक स्थान पर खड़े होकर दूसरे स्थान तक जाते हैं और जहां पर आकर ठहरते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, बंदरगाह। तो कई बंदरगाह मिले हैं जहां से व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता से की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की जो व्यापार है वो पूरी तरह से किसके साथ किए जाते थे, तो मेसोपोटामिया के साथ किए जाते थे। कहां से किए जाते थे, मेसोपोटामिया के साथ किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक नगर लोथल और कालीबंगा था। हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापारिक नगर था वो हमारा कहाँ था, लोथल और कालीबंगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोग का आय का प्रमुख स्रोत कृषि और व्यापार है। इस प्रकार हमें यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उनका जो आय का स्रोत है वो कृषि और व्यवसाय है। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि सारा वो क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे मैराथन क्लास में नहीं जुड़ पाए थे, तो अगर आप फ्री में देखना चाहते हैं हमारे मैराथन क्लास में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दोस्तों हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके हमारे साथ मेरे दोस्तों मैराथन क्लास में जुड़ करके आप अपने आनंद लिख सकते हैं कि आखिर मेरे भाई मैराथन क्लास में कैसे पढ़ाई की जाती है। फिलहाल मेरे भाई हम लोग बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।